आज के समय में विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों का एक बड़ा कारण हमारे भोजन का असंतुलित और अनियमित होना है। आहार हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जीवन की, हमारे दिनचर्या की समस्त क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा आहार से ही प्राप्त होती है। आहार जितना प्राकृतिक होगा, जितना शुद्ध और सात्विक होगा, हमारा मन मस्तिष्क उतना ही सशक्त, सबल और निरोगी होगा। साधारण रूप से होने वाली बीमारियां, विशेषकर जो आहार के दूषित होने से होती हैं, वह समस्याएं और बीमारियां हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने आहार को, अपने भोजन सेवन करने से पूर्व ये ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं, उसका हमारे मन मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव होगा। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में आहार से संबंधित, भोजन से संबंधित कुछ बुनियादी बातें बताना चाहते हैं, जिससे कि आप ये समझ सकें कि हमें किस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए। सामान्यतः भोजन में जो हम ग्रहण करते हैं, उस आहार में मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं। ये तत्व होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। ये सभी तत्व सम्मिलित रूप से हमारे आहार का अंग होते हैं और जब शरीर की आवश्यकता के अनुकूल इन तत्वों का हम सेवन करते हैं तो इस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ये तत्व शरीर के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जब हम आहार लेते हैं, जब हम भोजन लेते हैं, हमारे आहार के जो ये 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण में उपयोगी हैं। इन तत्वों का शरीर के अंदर अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इन तत्वों की हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यकता है, जब ये आवश्यकता प्रभावित होती है तो शरीर अस्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है। विशेषकर जब हम इन तत्वों को विकृत स्वरूप में शरीर के अंदर सेवन करते हैं तो शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से
समस्याओं से पीड़ित हो जाता है, साथ ही शरीर कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। शरीर के अंदर इन तत्वों की कमी हो जाती है। वास्तव में प्रकृति ने अपने अमूल्य खजाने में इन सभी भोजन के जो तत्व मैंने बताए हैं, इन तत्वों की भरमार दी है, बड़ी मात्रा में इन तत्वों को दिया है। बस जरूरत है हमें उन तत्वों को पहचानने की, उन खाद्य पदार्थों को स्वीकार करने की, अपने आहार में सेवन करने की, जो तत्व जो चीज़ें उस आहार में उपलब्ध हैं। आम तौर से हम इन पांचों तत्वों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स को एक साथ अपने आहार में लेते हैं। ये संतुलित आहार है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने का है कि ये सभी चीज़ें तो आहार में हों, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ बना के हम आहार को सेवन न करें। उदाहरण के रूप में मैं और स्पष्ट करूंगा अपनी बात को कि जैसे रोटी और पूड़ी है, पूड़ी पाचन में ज़्यादा वक्त लगाती है, रोटी आसानी के साथ पच जाती है। इसका कारण है कि रोटी सुपाच्य है। अब थोड़ा इसका वैज्ञानिक विवेचन समझने की कोशिश करें कि रोटी किस चीज़ से बनती है। रोटी और पूड़ी दोनों के निर्माण के लिए, दोनों को बनाने के लिए आटा, पानी, आग और घी या फैट, इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। आटे को जब गूंथ के रोटी बनाई जाती है, तवे पर सेकने के पहले रोटी इतनी मुलायम होती है कि उसको बहुत सावधानी के साथ ही आप उठा सकते हैं। जरा सी लापरवाही में वो टूट सकती है। लेकिन जब इस रोटी को तवे के ऊपर डाल दिया जाता है और जब अग्नि तत्व आंच के ये संपर्क में आती है तो कड़ी हो जाती है। और जब इस रोटी को अग्नि पर सेक दिया जाता है, फिर इसको उठा के ले जाने में कोई खतरा नहीं है, ये आसानी से नहीं टूटेगी। अब ध्यान दीजिए कि आटे को गूंथते समय, चूँकि आटे में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन होता है। अब जब आटे को गूंथ के रोटी बनाई तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग फॉर्म में होती हैं। जैसे आटे को अगर आप पानी में घोल दें तो आटे का मीठापन पानी में घुल जाएगा और वो पानी मीठा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल के अलग हो गया। तो जो आटे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ये है तो एक साथ लेकिन अलग अलग है। और जब इसको आग पर गर्म करते हैं तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने एक तरीके से अपने आप की रक्षा के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और एक
कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ बनाते हैं, एक जटिल पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार से रोटी बनती है। और अगर तवे पर ही हम घी को लगा दें पराठा बनाने के लिए, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों एक साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ बना देते हैं। इसीलिए पराठे का रंग पीला हो जाता है और वो अपेक्षाकृत ज़्यादा कड़ा होता है। रोटी पराठे से मुलायम होता है, क्योंकि रोटी में जो घी लगाया वो आग से दूर हटके लगाया, रोटी बनने के बाद उसमें लगाया, तो वो उसके साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ वो फैट मिल नहीं पाया, वो अलग फॉर्म में है, वो ऊपर से चुपड़ा हुआ है। यही कारण है कि आप एक रोटी के टुकड़े को 1 कप पानी में डाल दें, वो 2-3 मिनट के अंदर घुल जाएगा। लेकिन अगर एक पराठे के या पूड़ी के टुकड़े को आप 1 कप पानी में डालेंगे तो ये 1 घंटे बाद भी घुला हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपस में मिल करके एक बहुत जटिल संरचना का पदार्थ बना लिए हैं। ये आसानी से टूटने वाला नहीं है, आसानी से घुलने वाला नहीं है। इंसान की, मानव मात्र की पाचन तंत्र में ईश्वर ने ये व्यवस्था दी है कि अलग अलग पदार्थ को पचाने के लिए अलग अलग पाचक रस का उपयोग हमारे शरीर के पाचन तंत्र में होता है। जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए अलग पाचक रस है, फैट को पचाने के लिए अलग पाचक रस, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए भी अलग पाचक रस की आवश्यकता होती है। अगर हम इस प्रकार का आहार सेवन करें कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में और हमारे शरीर की आवश्यकता के, हमारे शरीर की ज़रूरत के अनुसार हों, तो ऐसा आहार जब हम सेवन करते हैं तो हमारे स्टमक में जाकर के ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सब अलग अलग जब फॉर्म में होते हैं तो हमारे पाचक रस जो प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जिम्मेदार हैं या जो प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने अपने काम में लग जाते हैं और जिस तत्व को वो, जिस पदार्थ को पचाते हैं, वो उसको पचाने का काम, डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से भोजन का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण शुरू हो जाता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब हम कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ खाते हैं, जैसा कि अभी मैंने पराठे का उदाहरण देके, पूड़ी का उदाहरण देके अपनी बात को स्पष्ट किया है, सरल और प्राकृतिक आहार के स्थान पर जब हम कॉम्प्लेक्स नेचर का आहार सेवन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है इस प्रकार के आहार को पाचन करने के लिए, क्योंकि
आज के परिवेश में अधिकांश परिवारों में तला, मसालेदार, चटपटा भोजन या जंक फूड, फास्ट फूड जीवन का एक अंग बन गया है। ये आहार हमारे शरीर को विभिन्न तरीके से शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर विभिन्न समस्याएं और रोग पैदा करने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी पूरी तरह अव्यवस्थित कर देते हैं। जैसे आज एक प्याज है, टमाटर है, लोग प्याज को प्राकृतिक स्वरूप में नहीं खाते हैं। उदाहरण देंगे कि प्याज तो आयुर्वेदिक औषधि है, प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण आहार है। टमाटर का भी इसी प्रकार का उदाहरण देंगे, लेकिन वास्तव में वह टमाटर, प्याज या इस प्रकार के और चीज़ों को प्राकृतिक स्वरूप में सेवन नहीं करते। दाल को फ्राई करने के लिए पहले घी डालेंगे, फिर उसमें प्याज डालेंगे और ये प्याज को इतना भूनेंगे कि उसके सारे पोषक तत्व, उसके संपूर्ण गुण नष्ट हो जाए, पूर्णतया मृत अवस्था में हो जाए। फिर उसमें टमाटर डाल के तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि टमाटर के प्राण पूरी तरह नहीं निकल जाएंगे। बिल्कुल जब टमाटर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब वो समझेंगे कि अब ये हमारे टेस्ट के अनुकूल हुआ, हमारे स्वाद के लिए उपयुक्त हुआ। और उसके बाद उसमें मसाले डाल देते हैं। ये मसाले जो हमारे पाचन तंत्र में एक औषधि के रूप में कार्य करते हैं, जब भून दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, तो ये विष स्वरूप हो जाते हैं, जहर के स्वरूप में हो जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जब ये विकृत आहार, कॉम्प्लेक्स नेचर का आहार, ये फ्राई भोजन, फ्राई दाल, फ्राई सब्जियां नित्य प्रति सेवन करते हैं, जीवन का अंग बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ हमारे आहार का मुख्य अंग हो जाता है। ऐसा आहार जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र को या हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नेचर के आहार से अपने अपने उस पदार्थ को जिसका वो पाचन करना चाहते हैं अलग अलग करते हैं। और अलग अलग करने में बहुत वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है और बड़ी मात्रा में पाचक रस खर्च हो जाते हैं अलग अलग करने में। वास्तव में ये पाचक रस जो अतिरिक्त मात्रा में खर्च होते हैं, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको ज़्यादा श्रम करना पड़ता है इन डाइजेस्टिव जूसेस के एक्स्ट्रा सिक्रीशन के लिए। और चूंकि एक्स्ट्रा इसलिए ज़रूरत है कि अभी तो वो जो कॉम्प्लेक्स नेचर का आहार लिया है या जंक फूड लिया है या फास्ट फूड लिया है, उसका सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हो पाया, घंटों पेट में पड़ा रहा। और जब सिंप्लीफिकेशन हुआ तब पाचन की क्रिया शुरू हुई। इसीलिए कहते हैं कि रोटी सुपाच्य है,
रोटी जल्दी पच जाती है, लेकिन पराठा या पूड़ी पचने में अधिक वक्त लगता है। पूड़ी और पराठा के डाइजेस्ट होने में ज़्यादा वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी सिंप्लीफिकेशन में घंटों लग जाएंगे, फिर वो डाइजेस्ट होगा। और कहीं अगर पराठे के साथ प्राण निकला हुआ प्याज, टमाटर से फ्राई सब्जियां और दालें खाई गई तो और भी ज़्यादा श्रम करना पड़ता है हमारे पाचन तंत्र को। और जब रोज यही स्थिति बनी रहती है तो धीरे धीरे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, अशक्त हो जाता है और फिर बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि हमेशा संतुलित आहार तो लें। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स सभी शरीर के लिए आवश्यक हैं। इनकी शरीर को आवश्यकता है, लेकिन ये सरल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं उसी रूप में हमें इनका सेवन करना चाहिए, तभी ये शरीर के अंदर सही तरीके से अवशोषित होंगे, शरीर के आंतरिक अंगों को पुष्ट करेंगे, शरीर को ऊर्जा और शक्ति देंगे। अगर अप्राकृतिक रूप से हम या कॉम्प्लेक्स नेचर के पदार्थ के रूप में इनका सेवन करेंगे तो ये न सही तरीके से पचेंगे, न सही रूप से शरीर इनका अवशोषण करेगा। एक उदाहरण मैं दूं आपको तो शायद मेरी बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप घर का सामान लेने के लिए बाजार गए, आपके पास लिस्ट है कि जीरा, हींग, चीनी, दाल, बटर, चाय पत्ती और बहुत सा सामान घर का आप खरीदने के लिए मार्केट गए और एक बैग आपके पास है। आपने शॉपकीपर को कहा कि हमको 1 केजी चीनी इस बैग में, इस झोले में डाल दीजिए। फिर कहा 100 ग्राम हल्दी डाल दीजिए। फिर कहा 1 किलो तेल डाल दीजिए। फिर और दूसरे जीरा भी डलवा लिया और भी दूसरे चीज़ें, दालें, चावल और जिस चीज़ की आवश्यकता थी सब उसी बैग में डलवा ली। तो क्या हुआ कि जब तक घर पहुँचे तो तेल तो चू गया रास्ते में पूरा, हल्दी चीनी के साथ मिल गया, दाल चाय पत्ती के साथ मिल गया और सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल करके सब गड़बड़ हो गया। जब आप घर पहुँचे तो घर में जब वो बैग देखा तो कहा गया कि ये ऐसा क्यों किया? आपको सारी चीज़ों की आवश्यकता तो थी, तभी तो वो लिस्ट दिया गया था, लेकिन वो सारी चीज़ें आप पॉलीथीन में करके अलग अलग इस बैग में रखना चाहिए था, जिससे कि वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते और हम उसको अलग अलग रूप से अलग अलग कंटेनर में रख लेते और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते। लेकिन जो बैग में, जो झोले में सारी चीज़ें विथआउट पॉलीथीन आई, एक दूसरे के साथ मिल गईं। अब घर में लेडीज़ क्या करेंगी कि
इस मिले हुए चीज़ों से जितना अलग अलग हो सकता है उतना अलग अलग करके उपयोग करने का कोशिश करेंगे, और जो अलग नहीं हो सकता है उसको फेंक देंगे क्योंकि वो अनुपयोगी है। और बल्कि जो अलग अलग करके उपयोग के लायक भी होगा वो भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना अलग अलग स्थिति में लाकर जिस क्वालिटी का हो सकता था वैसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जब हम कॉम्प्लेक्स नेचर का आहार लेते हैं, तला, मसालेदार, चटपटा या जंक फूड या फास्ट फूड हम सेवन करते हैं, तो ऐसे आहार में सब चीज़ें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन एक दूसरे के अंदर मिले हुए अवस्था में होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ संयोग करके कॉम्प्लेक्स नेचर के पदार्थ के रूप में होते हैं। और जंक फूड और फास्ट फूड में तो विटामिन्स और मिनरल्स तो नष्ट ही हो जाते, कुछ नहीं होता है, केवल स्वाद का होता है, स्वास्थ्य का नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए तो मिट्टी है, बेकार है, बस स्वाद के लिए अच्छा। तो इस प्रकार का जब हम आहार सेवन करते हैं तो ये पेट में जाता है, तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सोचते हैं कि इसमें से जितना उपयोग हो सकता है, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है, उसको सिंप्लीफाइड करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो इतना जटिल होता है कि सिंप्लीफाइड हो ही नहीं पाता है उसको डाउनवर्ड भेज देते हैं, आंतों में भेज देते हैं, और वहाँ से वो स्टूल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो आहार लिया, जो हमने भोजन सेवन किया, उस आहार से हमें पर्याप्त मात्रा में जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत है, जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसके अनुकूल पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते और शरीर धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगता है। मैं समझता हूँ कि इतनी बात से यह बात स्पष्ट हो गई है कि आप जब भी आहार का सेवन करें तो सारी चीज़ें या जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपके आहार में हों, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। जैसे एक उदाहरण और दूं, प्रकृति ने हमें मूंगफली दिया, बहुत अच्छा और बहुत पौष्टिक हमारा खाद्य पदार्थ है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन सभी कुछ होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इसको मूंगफली से आप फैट को अलग कर सकते हैं, उसका तेल निकाल सकते हैं। उसकी जो खली है, तेल निकालने के बाद जो बचा, उसको अगर पानी में घोल देंगे तो उसका मिठास पानी में घुल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल गया, वो भी अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, फैट अलग हो गया, मिनरल्स अलग हो गए, विटामिन्स अलग हो, लेकिन सब चीज़ें हैं एक साथ, सब चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। लेकिन हम लोग मूंगफली भी खाते हैं तो भी उसको भून के खाते। बोले कुछ चीज़ें तो नष्ट हो जाने दो। आज समाज का ये सोच होगी, अगर ये प्राकृतिक स्वरूप में लें तो बहुत लाभकारी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, कहने का भाव ये है कि आपके आहार में सभी चीज़ें हों, सभी चीज़ें अलग अलग स्वरूप में हों,
सबका अस्तित्व अलग अलग हो, तभी आप सही प्राकृतिक और संतुलित आहार सेवन कर सकेंगे। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नेचर का आहार, जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है, तथा मिर्च, मसाले, खटाई इनकी अधिकता होती है, जब ये आहार हम रोज सेवन करते हैं और आज का इंसान विशेषकर ज़्यादा पढ़े लिखे और उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, जिनके पास वक्त नहीं होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी खाना बगैर चबाए ही खा लेते हैं। जो काम दांत को करना चाहिए था, वो काम हमारे स्टमक को करना पड़ा, भोजन को बारीक करना पड़ा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ा। एक तो कॉम्प्लेक्स नेचर का भोजन, जंक फूड या फास्ट फूड, जिसमें ना मिनरल्स हैं, ना विटामिन्स हैं और खूब मिर्च, मसाले, खटाई, तली चीज़ें हैं। एक तो ऐसा भोजन, दूसरा बगैर चबाए खाया, और भी खराब बात है। होता क्या है कि स्टमक में जब ये भोजन पहुंचता है, तो इस भोजन को बारीक करने और इस भोजन को सिंप्लीफाइड करने के लिए जो एक्सिस में डाइजेस्टिव जूसेस लगते हैं, एक्सिस में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये एसिडिटी की समस्या पैदा करते हैं, अम्लता की समस्या पैदा करते हैं, तेजाब बनने की बीमारी पैदा करते हैं। ये एसिडिटी मोटे तौर से खट्टी डकारें आना, जलन होना, सीने में जलन होना, खाना खाने के बाद उल्टी जैसी इच्छा होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और जब ये रोज की स्थिति बनी रहती है, शरीर कह रहा है कि इस प्रकार का भोजन हम स्वीकार नहीं करते, वो उल्टी के रूप में शरीर से बाहर फेंक रहा है, डकार आ रही है, खट्टी खट्टी, कड़वी कड़वी, कि शरीर उस चीज को अच्छा नहीं समझ रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आहार में जब परिवर्तन नहीं करते हैं और अक्सर या नित्य इस प्रकार का भोजन लेते रहते हैं, तो ये एसिडिटी की तकलीफ हाइपर एसिडिटी की तकलीफ में बदल जाती है, अति अम्लता की तकलीफ में बदल जाती है, जिसमें इतना तेजाब बनता है, इतना पित्त बनता है कि रोगी बहुत परेशान रहता है। और बहुत बार तो सात्विक भोजन करने पर भी उसको कड़वा, खट्टा, जलन, पेट में भारीपन जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। अगर इस स्थिति में भी व्यक्ति सचेत हो जाए, इस स्थिति में अगर सुधार कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर सुधार नहीं किया, दवाइयाँ भी खाते रहे
उल्टा सीधा आहार भी करते रहे तो होगा क्या कि ये हाइपर एसिडिटी थोड़े दिन के बाद ये एक्सिस में जो एसिड है ये स्टमक की दीवार को घाव कर देगा, तो ये गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर पैदा करेगा। और ये अल्सर होने के बाद भी अगर आपने अपने आहार में सुधार न किया तो केवल एसिडिटी या पेट दर्द या वॉमिटिंग ही नहीं, अन्य कई बड़ी और घातक बीमारियां, घातक समस्याएं आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस प्रकार का आहार जब स्टमक में पूरा तो पच नहीं पाता है तो ये एक्स्ट्रा एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस मिला हुआ भोजन जब इंटेस्टाइन में जाता है, आधा अनडाइजेस्टेड होता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, तो आंतें भी उसको डाइजेस्ट करने से मना कर देती और ये आंतों की दीवारों पर जाके चपक जाता है और चपक जाता है तो जब डाइजेस्टिव जूसेस और ये परत दर परत चपकता रहता है और आंतों की इनर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। 1 दिन 2 दिन महीनों सालों में ये पूरी तरह आंतों की म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर कर लेता है और फिर जब डाइजेस्टिव जूसेस इस आंतों की दीवारों पर, आंतों की अंदर की दीवारों पर जमा हुए इस फूड पार्टिकल्स को पचाने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक सड़ा हुआ गैस फॉर्म होता है और फिर मरीज को, रोगी को ये इतना गैस फॉर्म होने लगता है, पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है और बाद में ये कॉलन में स्वेलिंग पैदा कर देता है। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि स्टूल के साथ म्यूकस जाता है, आंव जैसा जाता है। लोग इसका इलाज करते ही रहते हैं पूरे जीवन, 10 दिन दवा लिया, 15 दिन लिया, कुछ ठीक हुए, फिर 15 दिन के बाद फिर वही दिक्कत और ये कोलाइटिस से छुटकारा नहीं मिल पाता। और अगर ये स्थिति बनी रहे तो अल्सर्स हो जाते हैं, कॉलन में घाव हो जाते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। और यही आगे जो आहार है जो जिसने अल्सरेटिव कोलाइटिस की और जब ये रेक्टम में जाता है तो वहाँ भी चपक जाता है। पाइल्स, फिशर, ये सब इसी प्रकार के आहार के सेवन करने से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो जो लोग पेट की विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं, पेट के रोगों से पीड़ित हैं और सालों साल से इलाज करा रहे हैं, चूरन खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, दुनिया भर के पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा करा के थक गए हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी समस्या के मूल कारण को समझें। आप अपनी समस्या के मूल कारण को दूर करें, अपने आहार को संतुलित करें, सात्विक करें और प्राकृतिक करें, तभी पेट की समस्याओं से और पेट के कारण, पेट की समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली दूसरी अन्य बीमारियों से और रोगों से
छुटकारा पा सकेंगे। पेट की इन समस्याओं से पूरी तरह निवृत्ति पाने के लिए, पूरी तरह उनसे छुटकारा पाने के लिए योग की और प्राकृतिक चिकित्सा की जिन क्रियाओं का मैंने अपने चिकित्सकीय जीवन में बहुत सफलता के साथ प्रयोग किया है, सफलता के साथ उपयोग किया है, वो क्रियाएं मुख्य रूप से कुंजल, शंख प्रक्षालन की क्रिया 15 दिन में एक बार, कुंजल नित्य 40 दिन तक। इसके साथ ही भुजंगासन, नौकासन, मंडूकासन, चरणासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन और कोणासन बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। इन यौगिक क्रियाओं के साथ यदि प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा, मिट्टी की पट्टी पेड़ों पर और कटी स्नान का प्रयोग किया जाए तो पूरी तरह रोग निर्मूल हो जाता है और तेजी के साथ स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाता है। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दूं कि यौगिक या प्राकृतिक क्रियाएं करने से पहले अपने योगाचार्य से या प्राकृतिक चिकित्सक से उनका भली भांति प्रशिक्षण ले लें, सीख लें और उनका मार्गदर्शन ले लें। कुछ क्रियाएं हो सकता है कि आपको और करनी हो या कुछ क्रियाएं ऐसी हों जो आपके लिए उचित न हो, तो इन सब का मार्गदर्शन, सलाह आप किसी योग्य गुरु से प्राप्त जरूर कर लें। मैं श्रीनाथ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीनाथ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र में विगत वर्षों से अपना योगदान दे रहा हूं। यह संस्था कानपुर में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस संस्थान में आने वाले रोगियों का उपचार हम निस्वार्थ सेवा भाव से करते हैं। इनका उपचार यौगिक, नेचुरोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाता है। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी की मार्गदर्शन में इस संस्था को हमारी टीम विश्व के पटल पर ले जाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अब हम आपको आहार के विषय में, आहार के नियम के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। सदैव ध्यान रखें कि जो भोजन आप सभी अपने परिवार में, अपने बच्चों को या अन्य सदस्यों को कराते हैं वह आपके परिश्रम के धन का होना चाहिए। अनियत से उपार्जित धन में यदि बच्चों का पालन पोषण होता है तो बच्चे बीमार, पढ़ाई में कमज़ोर एवं गलत रास्तों पर चलेंगे। दुख, क्लेश तथा शरीर व मन को कष्ट प्रदान करेंगे। भोजन सुरुचिपूर्वक चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान रखें कि आधा पेट आहार, चौथाई पेट जल एवं चौथाई पेट वायु के लिए है। भोजन बैठकर
शांत धैर्य से ईश्वर को हृदय में समर्पित कर नमस्कार करते हुए प्रारंभ करें तो पेट हमेशा ठीक रहेगा। भोजन कभी कभी जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से हाजमा खराब रहता है और खाना खाने के बाद 15 मिनट तक वज्रासन में बैठकर पाचन विकारों से मुक्त का सहज एवं सरल उपाय है। भोजन के बाद कठिन परिश्रम ही नहीं करना चाहिए। 1 घंटे के बाद ही किसी भी परिश्रमिक कार्य को करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद 5 से 10 ग्राम तक गुड़ स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मुख नाक से सांस द्वारा शरीर में गए हुए धूल धुआं आदि के दूषित कणों को शरीर से बाहर निकाल देता है। पान मसाला के स्थान पर भोजन के बाद सौंफ व मिश्री खाना चाहिए या खजरात बटी की 1 गोली को मुख में रखकर चूसना चाहिए। अपने शरीर के वजन के कारण 0.5% पानी जो है प्रतिदिन पीना चाहिए। अर्थात यदि आपका वजन 50 किलोग्राम है तो प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक कम से कम 5 लीटर पानी अवश्य ही पीना चाहिए। ऐसा करने से आप सदैव निरोग रहेंगे। जिनको पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, डकार आती है, पेट में दर्द बना रहता है, ऐसे लोगों को छोटी हरण का मुख में रखकर चूसना चाहिए। प्रातः नाश्ते में आयुर्वेदिक बिस्कुट व अमृत पेय का सेवन सपरिवार करें। भोजन के बाद सदैव बाईं करवट लेटना चाहिए। ऐसा न करने पर अपच व बदहजमी हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि दाहिना स्वर चलना चाहिए, इससे भोजन का पाचन सही रूप से होता है। अभी आपने पेट की समस्याएं हमारे आहार में गड़बड़ी के कारण कैसे कैसे बढ़ती जाती हैं, किस प्रकार से होती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रारंभिक जानकारी आपको पेट के रोगों से मुक्ति दिलाने में उपयोगी होगी, महत्वपूर्ण होगी और आप अपने आहार में संशोधन करके, अपने आहार में सुधार करके जीवन को आनंदमय और प्रसन्नता में बना सकेंगे। फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्वाद लोलुपता के कारण, स्वाद के चक्कर में जीभ के वशीभूत होके आप जंक फूड, फास्ट फूड और तली मसालेदार चीज़ें, दाल मोठ, भुजिया, चॉकलेट, ब्रेड, बाजारू बिस्किट इत्यादि का सेवन न स्वयं करें, न ही अपने बच्चों को और परिवार के दूसरे सदस्यों को करने के लिए कहें। इन सब से बचाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वास्तव में जीभ हमारा पाचन तंत्र का एक चौकीदार है। जैसे जीभ से हमारा पाचन तंत्र शुरू होता है, जीभ से ही भोजन करते हैं, तो जीभ गार्ड है, चौकीदार है। इसको मालिक मत बनने दीजिए। एक छोटी सी बात कहूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि एसिडिटी का मरीज है, उल्टी हो रहा है,
खाना ऊपर तक आ रहा है, गले तक, गला जल रहा है, उल्टी आने का इच्छा है, कभी कभी वॉमिट हो भी जाता है, लेकिन फिर भी हम तला मसालेदार भोजन खाते ही जाते हैं। पेट कह रहा है कि इस चीज को बाहर निकालो, लेकिन जीभ कह रहा है कि नहीं, स्वादिष्ट चीज लीजिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए, चाहे उससे स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई चिंता का बात नहीं। ये तो इसी प्रकार से है कि जैसे आपके घर का जो चौकीदार है, जो गार्ड है, वो ये डिसीजन लेने लगे कि घर में क्या होगा, कौन जाएगा, क्या कैसे कार्यक्रम चलेगा, तो पूरा घर बिगड़ जाएगा। क्योंकि गार्ड का दायित्व तो केवल इतना है कि वो खराब तथ्यों को, ऐसे लोगों को जो चोर हैं, जो खराब हैं, जो जिनका घर परिवार में जाना उचित नहीं है, उनको रोकने के लिए है। वो स्वयं में घर का, बंगले का मालिक नहीं है, बंगले के बारे में डिसीजन लेने का राइट उसका नहीं है। इसी तरीके से जीभ चौकीदार है, उसका काम केवल इतना है कि ये बताए कि ये भोजन सड़ा है, ये भोजन खराब है, ये भोजन कड़वा है, मीठा है, बस इंफॉर्मेटिव। उसका डिफेंसिव रोल है, वो केवल सुरक्षात्मक है कि कोई खराब चीज हमारे शरीर के अंदर न जाने पाए। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जीभ की ही बात मानते हैं, पेट की नहीं मानते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जीभ पर लगाम लगाइए, बच्चे को, अपनी पत्नी को समझाइए और सही तथ्यों से उनको अवगत कराइए। जब सही जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो घर का प्रत्येक सदस्य उनका पालन करेगा और कम से कम जीभ जैसे चौकीदार की बात नहीं मानेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, पेट की बीमारियां ही नहीं, दूसरी और भी कोई बीमारी आपके जीवन को न छू पाए, आपकी एक एक सांस आनंद में हो, जीवन का एक एक क्षण प्रसन्नता का हो, खुशियों का हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद।